अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 है द सेल। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। तो इसके अंदर सबसे पहला एक हमने पढ़ा भी है फंक्शन प्रीवियस लेक्चर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है एज अ बैरियर। तो सेल मेम्ब्रेन acts as a barrier between the internal environment and the external environment। तो जो सेल के अंदर की कंडीशंस हैं, जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है और जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, इन दोनों एनवायरनमेंट के दरमियान जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर का काम कर रही है। तो हर वो चीज़ जो सेल से बाहर है उसको अलाउड नहीं है अंदर आना, उसको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और वो जो बैरियर है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो मैंने यहाँ लिखा है ओनली सिलेक्टिव, या ये सिलेक्ट करती है सब्सटेंसेस को टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स को, वो सब्सटेंसेस को सिलेक्ट करती है और सिर्फ एक नॉर्मल साइज के या स्मॉल साइज के जो सब्सटेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ उनको अलाउड है सेल के अंदर आना। तो क्या सीखा हमने कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्ट कर रही है एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये सिलेक्ट करती है सब्सटेंसेस को टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो आपने याद रखना है, क्योंकि ये सिलेक्टिव रोल प्ले कर रही है तो हम इसको बोलेंगे कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो दो नाम हैं सेल मेम्ब्रेन के, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास हमने देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स है जिनका क्रॉस करना पॉसिबल है, जो बाहर से सेल के अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड वगैरह हैं या ग्लूकोज वगैरह हैं, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना, उसे क्रॉस करना, उस बैरियर को क्रॉस करना बड़ा ही आसान है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउड है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें और सेल के अंदर आ जाएं। तो आगे मैंने टिक लगा दिया है, तो वो शो कर रहा है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वेरी इजीली। आगे मैंने लिखा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आपको याद होगा हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो हमने सीखा था कि वहाँ पर प्रोटीन्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं, और हम जानते हैं कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन पे चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए क्रॉस करना बड़ा ही आसान है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज नहीं है उनके लिए गुजरना बड़ा ही आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गैस मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स में से ऑक्सीजन लेगा, और हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल को उस ऑक्सीजन दे रहा होगा। तो वो जो ऑक्सीजन है, जो कि स्मॉल गैस मॉलिक्यूल है, वो आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही आप जानते हैं कि वो जो सेल है जिसको ऑक्सीजन मिली है वो सेल चीज़ों को ब्रेक कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस चल रही है उसके अंदर जो है वो क्रेब साइकिल चल रहा है। तो वहाँ CO2 की मिकदार ज़्यादा होगी, यानी कि वो सेल जिसको O दी गई है, जिसको ब्लड ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की है, उस सेल में से CO2 को ब्लड कलेक्ट करेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल की, तो ऑक्सीजन हो चाहे CO2 हो, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, जो उनकी ट्रांसपोर्ट है, वो बड़ी ही इजीली जो है वो हो जाती है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल जो लिपिड में हल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं या स्टीरॉयड वगैरह हैं। तो हमारी डाइट के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उस फूड के अंदर हर वो चीज़ जो लिपिड में हल हो जाती है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी। तो ये भी मैंने टिक यहाँ लगा दिया, जो आपको शो कर रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका गुजरना सेल मेम्ब्रेन से पॉसिबल है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर लेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को जाना अलाउड है, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए उनको अलाउड है, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का भी जो है वो
अलाउड है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमने देखना है कि आपके पास यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो है चीज़ों की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। तो दो तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट के, एक को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी, पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इसके बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम बोलते हैं जब जो चीज़ें हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब्सटेंस है, वो हायर से लो लेवल पे जाए और इसके अंदर एनर्जी लगती नहीं है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है एनर्जी की कंजप्शन नहीं है, एटीपी की कंजप्शन जो है वो नहीं है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगी फ्रॉम द हायर एरिया टू द लोअर एरिया। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये उसका उल्टा है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट है वो होगी लो एरिया से टूवर्ड द हायर एरिया। और यहां मैंने लिखा है कि बाय द यूज ऑफ एटीपी। याद रखिएगा कि जब भी मॉलिक्यूल्स लो एरिया से हाई एरिया के अंदर मूव करते हैं वहां लाजमन एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, एटीपी वहां पर जो है वो लाजमन लगते हैं। अब एक पॉइंट यहां पर और हम देखेंगे कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है या जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हमारा यहां पर क्वेश्चन ये है कि दोनों में से हम किसके बारे में ये कहेंगे कि जो ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो याद रखिएगा, आप सुनते हैं कि हर चीज, हर मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हायर से लो में जाता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यानी कि हाई से लो जाना, हम इसे बोलेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हम इसे बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम ये दोनों चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, ये चीज़ें हम इसलिए फोकस कर रहे हैं इन बातों के ऊपर ताकि हम ये बात समझ जाएं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो एक सेल है, वो एक्टिवली भी चीज़ों को मूव करवाएगा और पैसिवली भी मूव करवाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो हैं वो सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनको एक्टिवली सेल के अंदर खींचा जाएगा और बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको पैसिवली जो खुद ही जो है वो सेल के अंदर जो है वो आते जाएंगे। तो आपने याद रखना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड देन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है एंडोसाइटोसिस। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। याद रखिएगा, मैंने यहां लिखा है अमीबा, एनिमल सेल्स, तो ऐसा एनिमल सेल्स करते हैं। तो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर जो अमीबा होता है वो क्या करते हैं, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करके फूड पार्टिकल को अपने सेल के अंदर लेके आते हैं। तो आपने याद रखना, इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। सेल जो है वो खाता है इस तरीके से। तो मैंने यहां लिखा इनटेक ऑफ मटेरियल, मटेरियल को सेल के अंदर लेके जाना, बॉडी के अंदर लेके जाना बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड करेगी, इनवेजिनेट करेगी। तो आपने याद रखना है कि जो अमीबा होता है, जो कि एनिमल है, प्रोटोजुआ है, अमीबा या जो प्रोटोजुआ होते हैं वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके तो जो बाहर सामान होगा, जो बाहर फूड होगी, उसको बॉडी में लेके आएंगे। इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। तो मैंने यहाँ लिखा है इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल की शक्ल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड करेगी और मटेरियल को अंदर लेके आएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंडोसाइटोसिस। हाँ, अभी उसके बाद की बात है कि सर जो मटेरियल आ रहा है वो कौन सा मटेरियल है। तो आप याद रखेंगे, अगर एंडोसाइटोसिस के जरिए जो मटेरियल आ रहा है वो लिक्विड है तो दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। तो याद रखिएगा आप लोग कि अगर एंडोसाइटोसिस के जरिए जो मटेरियल अंदर आ रहा है वो लिक्विड है तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और अगर वो जो मटेरियल आ रहा है और अगर वो सॉलिड है तो उसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो ये बड़ा ही हमारा अहम क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने बात की थी व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो मैंने कहा कि एनिमल सेल्स में जैसे कि अमीबा, वो सारे सेल जो हैं वो अपने सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को
इनफोल्ड करके, फोल्डिंग करके जो है वो फूड मटेरियल को इनटेक करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और एक बार फूड जब सेल के अंदर आ जाएगी तो उसको बोलेंगे फूड वैक्यूल, यानी कि वो मेम्ब्रेन की शक्ल में अंदर आएगी। वो वैसे ही अंदर नहीं लेंगे, उसको मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो बॉडी के सेल के अंदर ले जाया जाएगा। तो ये उसके बाद की बात है कि वो जो लिक्विड है, वो जो मटेरियल है वो लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, एंड इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड दैट इट इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। जो हमारा लास्ट फंक्शन है अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, ये है कि न्यूरॉन्स, आप जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, तो क्या होगा इसके अंदर जो है ये नर्व इंपल्स को कैरी करवाती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन भी ज़्यादा सेल होते हैं, तो जो न्यूरॉन के सेल हैं उस न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नर्व इंपल्स को कैरी करवाती है। ये आपने याद रखना है। तो हमें अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए कि जो हमारी न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन है वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करवाने में हेल्प करती है। तो आज हमने क्या सीखा, ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन था। हमने शुरू किया पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर, चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं द सेल। टॉपिक हमारा आज का था फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमने आज शुरू किया कि कौन कौन से फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। एक हमने सीखा कि ये काम करता है एज अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देगी, तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमने सीखा। फिर हमने इसके बाद क्या बात की, फिर हमने सीखा कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है। जो हमने नेक्स्ट पार्ट देखा वो हमने डिसाइड किया कौन सी चीज़ें जो हैं जिनकी मूवमेंट जो है वो आपके पास जो है वो जाना आसान है, ठीक है। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनकी मूवमेंट इजी है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इजी है, गैस मॉलिक्यूल जो है वो पास कर सकते हैं, और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है वो भी जो है। तो ये चार जो मैंने यहाँ चीज़ें लिखी हैं वो पास कर सकती हैं। और आपने याद रखना है, अगर आप बात करें अबाउट द चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे NaCl है उस पर चार्ज है, तो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं क्या उनकी मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं, तो उनको डिफिकल्टी होती है। तो जो आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट थोड़ी सी टफ होती है, उनका थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको वो सिखाया। फिर हमने लास्ट पे सीखा कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, फिर आपने सीखी उसकी दो टाइप्स कौन सी हैं, और लास्ट पे सीखा हमने कि जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नर्व इंपल्स के अंदर भी रोल प्ले करती है। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।